कक्षा 9वीं विज्ञान। और यहाँ पर हमारे पास जो अध्याय है ये है खाद्य संसाधनों में सुधार। इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इस चैप्टर के नोट्स हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं, उनको समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग लगातार बढ़ती रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए खाद्य संसाधनों में सुधार आवश्यक है, जैसे फसल का उत्पादन हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो और मधुमक्खी पालन में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए फसल उत्पादन का प्रबंधन समझते हैं। तो इसमें 3 उपाय अपनाए जाते हैं। पहले पोषक तत्व का प्रबंधन। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रो मतलब अधिक और माइक्रो का मतलब क्या है, कम। तो आयरन, जिंक, कापर, मैग्नीज ये भी ज़रूरी होते हैं पर कम मात्रा में होते हैं। ये पोषक तत्व होते हैं। अब पोषक तत्वों के स्रोत क्या है, मिलेंगे कहाँ से? तो एक होता है खाद, जैसे गोबर का खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। और मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को ये खाद क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर उर्वरक जो होते हैं ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी। ये पौधों को तुरंत पोषक तत्व क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंचाई। पौधों की वृद्धि के लिए क्या जरूरी होता है, पानी। तो इसकी सिंचाई के तरीके होते हैं स्प्रिंकलर द्वारा, और एक होता है ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद करके हम उसको सींचते रहते हैं। ये जल की बचत भी करते हैं और फसल का उत्पादन भी करते हैं। तो ये 2 तरह की आधुनिक विधियां हैं सिंचाई की। फिर है फसल की सुरक्षा। तो जैसे फसलों को हम खरपतवार से बचाते हैं। खरपतवार माने जो फसल के साथ बेकार के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं होते, उनको खरपतवार। फिर कीट और रोगों से बचाना, ये फसल की सुरक्षा कहला गया। तो यहाँ खरपतवार का नियंत्रण करना जरूरी है, कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयों का उपयोग करना जरूरी है, उचित भंडारण, इनको सुरक्षा भी देना है। फिर है फसल का सुधार। तो उच्च गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त करने के लिए नई किस्में विकसित की जाती हैं, जिससे अधिक उत्पादन हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, कम समय में पकने वाली फसल हो, सूखा और बाढ़ को सह सके। तो इसके लिए हमको क्या विधि अपनाना पड़ता है, संकरण की और सलेक्शन की, चयन की, कि कौन सा फसल ज़्यादा सही है। फिर हम पशुपालन की बात करते हैं। तो दूध, अंडे, मांस और अन्य उत्पादों के लिए हमको पशु का पालन करना होता है। दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी नस्लों का चयन करें, संतुलित आहार दें, साफ सफाई और रोग नियंत्रण का ध्यान दें। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन अंडे और मांस के उत्पादन के लिए है। उच्च उत्पादक नस्लें हों और उचित भोजन और स्वच्छता की व्यवस्था हो। मत्स्य पालन माने मछली का है। तो मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे समुद्री मत्स्य पालन होता है समुद्र में, और अंतर्देशीय मत्स्य पालन होता है जो तालाब और नदियों में होता है। फिर ये संयुक्त मछली पालन जो होता है, तो एक ही तालाब में विभिन्न प्रजातियों को मछली को जब हम पालते हैं तो संयुक्त मछली पालन कहलाता है। फिर यहाँ मधुमक्खी का पालन होता है, एपीकल्चर। इसमें शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। इससे शहद भी मिलता है और मोम भी मिलता है, इसी से बहुत सारी क्रीम भी बनती है। ये शहद का उत्पादन है, फसलों में परागण में सहायता मिलती है, अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है ये। फिर भंडारण की बात करते हैं। तो फसल को खराब होने से बचाने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। अब यहाँ पर ये है कि भंडारण के नुकसान के कारण क्या है, नमी हो सकती है, कीट लग सकते हैं, चूहे खा सकते हैं, फफूंद और बैक्टीरिया ये नुकसान करते हैं। भंडारण तो हम कर लिए, लेकिन इसके कारण भी फसल खराब होती है। तो अब क्या उपाय है, सूखे स्थान पर भंडारण करें, कीटनाशकों का उपयोग करें, वायु रोधी कंटेनर का उपयोग करें। तो इस तरह से यहाँ पर है, इसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं।
खाद्य संसाधनों में सुधार के लिए फसल सुधार, पोषक प्रबंधन, सिंचाई और फसल सुरक्षा आवश्यक है। माने यहाँ पर फसल की सुधार होना जरूरी है, उसमें पोषक तत्व होना चाहिए, उसका प्रबंधन होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, फसल की सुरक्षा होना चाहिए। पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन खाद्य उत्पादन बढ़ाने की महत्वपूर्ण साधन है। वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय है? पोषक तत्वों का प्रबंधन भी करना चाहिए, सिंचाई भी करना चाहिए, फसल की सुरक्षा भी देना चाहिए। मतलब यहाँ कौन सा सही है? उपरोक्त सभी। फिर है पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या है ना? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है इनके लिए? नाइट्रोजन। फिर कंपोस्ट और गोबर किसके उदाहरण हैं? कंपोस्ट और गोबर किसके उदाहरण हैं? खाद के। किसके उदाहरण हैं? खाद के। फिर ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? इससे पानी की क्या होती है? बचत होती है। ड्रिप सिंचाई माने बूंद बूंद करके सींचना। अब खरपतवार को नष्ट करने वाले कहलाते हैं रसायन, ये क्या कहलाएंगे? खरपतवार नाशी। फिर है दुग्ध उत्पादन से संबंधित व्यवसाय है, तो डेयरी, डेयरी जो है वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। फिर एक ही तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालना क्या कहलाता है? मिश्रित या संयुक्त मछली पालन। फिर मधुमक्खी पालन से क्या प्राप्त होता है? तो हमको क्या है? शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। फिर अधिक उत्पादन के लिए नई किस्मों का विकास किससे किया जाता है? किस क्रिया से किया जाता है? संकरण द्वारा। फिर फसलों के भंडारण में सबसे अधिक हानि किससे होती है? तो नमी से होती है, और अब उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, इससे होती है। फिर अब देखते हैं रिक्त स्थानों की, है ना, पूर्ति करते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए खाली स्थान आवश्यक होते हैं, तो क्या आवश्यक होते हैं? पोषक तत्व। गोबर की खाद मिट्टी को खाली स्थान बढ़ाती है, उसकी क्या बढ़ाती है? उर्वरता। फिर रासायनिक खाद को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उर्वरक। पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई। अवांछित पौधों को कहते हैं? खरपतवार। दूध उत्पादन के लिए पशुपालन को क्या कहते हैं? डेयरी फार्मिंग। फिर अंडे और मांस के लिए मुर्गियों का पालन क्या कहलाता है? कुक्कुट पालन। फिर मछलियों को पालन पालन के लिए क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर, या मधुमक्खी पालन भी बोल सकते हो हिंदी में कहें तो। फसल के खराब होने से बचाने के लिए उचित आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उचित भंडारण। अब सत्य साथ की बात करते हैं। खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, सत्य है कि असत्य है? सत्य है। उर्वरक का उपयोग अधिक मात्रा में करना हानिकारक हो सकता है, सत्य है। उर्वरक जो होते रसायन होते हैं, हमारे शरीर में वातावरण में फैलते हैं तो नुकसान करते हैं, तो हानिकारक होते हैं। ड्रिप सिंचाई में पानी की बर्बादी अधिक होती है, असत्य है। खरपतवार फसल के पोषक तत्वों को कम करते हैं, सत्य है, खुद ही खा लेते हैं उनके पोषक तत्व। फिर है डेयरी फार्मिंग दूध उत्पादन से संबंधित है, सत्य है। कुक्कुट पालन मछलियां पाली जाती हैं, असत्य है, मुर्गियों का है ये, है ना। मिश्रित मछली पालन में एक ही प्रकार की मछली होती है, असत्य है, सभी प्रकार की मछलियां होती हैं। मधुमक्खियां परागण में सहायता करती हैं, सत्य है। नमी से भंडारित अनाज खराब हो सकता है, सत्य है। संकरण से नई फसलें या किस्में विकसित होती हैं, ये भी सत्य है। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं, तो ये सीधे सीधे हैं, परीक्षा में जब आएंगे तो इधर उधर आ जाएंगे। गोबर की खाद एक कैसी खाद कहलाती है? जैविक। यूरिया क्या है? एक रासायनिक उर्वरक है, या उर्वरक सीधे समझ लोगे। ड्रिप सिंचाई से क्या होता है? जल की बचत। खरपतवार वारनाशी क्या है? अवांछित पौधों का नियंत्रण। डेयरी फार्मिंग क्या है? दूध उत्पादन। कुक्कुट पालन क्या है? अंडे और मांस का उत्पादन। या मत्स्य पालन क्या है? मछली का उत्पादन। एपी कल्चर क्या है? शहद का उत्पादन, है ना। संकरण क्या है? नई किस्मों का विकास। भंडारण क्या है? एक फसल सुरक्षा का साधन है। अब यहाँ प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
तो खाद्य संसाधनों में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भोजन का उत्पादन बढ़ाना। खाद क्या है? जैविक पदार्थ जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ जो पौधों की पोषक तत्व देते हैं। इसके बाद सिंचाई क्या है? फसलों को पानी देने की क्रिया। खरपतवार क्या है? फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे। डेयरी फार्मिंग क्या है? दूध उत्पादन के लिए पशुपालन। कुक्कुट पालन क्या है? मुर्गियों का पालन। मिश्रित मछली पालन क्या है? एक ही तालाब में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को पालना। एपी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन। भंडारण क्यों आवश्यक है? फसल को खराब होने से बचाने के लिए। अब एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ प्रश्न है, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन कीजिए जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। तो अधिक पैदावार के लिए फसल उत्पादन की अंतरा फसलीकरण विधि है। कौन सी विधि है? अंतरा फसलीकरण। इस विधि में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही साथ खेत में निर्दिष्ट पैटर्न में उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल, उसके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्ति में दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है। जैसे मान लो हम इस लाइन में जो है सरसों लगा दिए और उसकी बगल वाली लाइन में गेहूं लगा दिए, तीसरी लाइन में टमाटर लगा दिए, फिर गेहूं लगा दिए। इसे दो तीन तरह की फसल इकट्ठा बोते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। अब यहाँ पर खेतों में खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पौधों में वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन पोषक पदार्थों की कमी पौधों के शारीरिक क्रियाओं, जनन वृद्धि एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो अधिक उत्पादन के लिए खेतों में खाद तथा उर्वरकों में पोषक को मिलाना आवश्यक होता है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर क्या है? अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र में क्या है, क्या लाभ है? तो फसल चक्र में क्या होता है कि जैसे एक सीजन में हम एक फसल बो दिए, दूसरे सीजन में उसी खेत में दूसरी फसल बो दिए और इसी तरह से हम बार बार फसल को बदलते रहते हैं, तो उसको फसल चक्र कहते हैं। और अंतरा फसलीकरण में हम एक फसल के बगल में ही दूसरी फसल को साथ साथ लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। इससे फायदा क्या है? कम कृषि लागत में फसल की उपज में वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए भूमि का समुचित उपयोग होता है। आर्थिक जोखिम कम होता तथा आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। एक साथ अनेक प्रकार के शुद्ध बीजों का उत्पादन होता है। खरपतवारों पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। अब देखो आनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में कैसे उपयोग होती है। आनुवांशिक फेरबदल हो या संकरण की स्थिति आ जाए तो एक ही चीज है ना। फसल सुधार के लिए ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालना। कौन से गुणों को? ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालना आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहलाती है। ये आनुवांशिक फेरबदल कहलाता है। तो इसकी उपयोगिता क्या है? इस प्रक्रिया से हमको ऐच्छिक गुणों वाले उन्नत किस्म के कृषि उत्पाद और अच्छी गुणवत्ता के विशेष बीज क्या होते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं संकरण की क्रिया से। अब देखो भंडार गृहों में, गोदामों में अनाज की हानि कैसी होती है? नमी से होती है, सीलन से होती है, ताप के अभाव में अनाज बदरंग कर देते हैं, अनाज सड़ भी जाता है, नमी होती है, पानी पानी। अनाज की अंकुरण क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती। कीट होते हैं, कृंतक होते हैं, कवक होते हैं, चिंचड़ी होते हैं, जीवाणु होते हैं, अनाज को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अनाज का वजन कम हो जाता है, गुणवत्ता खराब हो जाती है और बाजार मूल्य भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस तरह से अब देखो किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां कैसे लाभदायक हैं। तो यहाँ पशुपालन की प्रणालियों में किसानों को उचित पशु आवास प्रबंधन, पशुओं का उचित आहार, प्रजनन प्रबंधन, पशुओं में फैलने वाले रोगों और उनके उचित उपचार की जानकारी मिलती है। इससे पशु उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ लाभदायक होती हैं। अब देखो पशुपालन से लाभ है, एक तरह से ये प्रश्न और ये प्रश्न इकट्ठा है, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। पशुपालन से क्या लाभ है?
तो पशुपालन से भोज्य पदार्थ दूध की आपूर्ति होती है। पशुपालन से कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई करना, बोझा ढोना आदि के लिए पशु क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन के प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? तो देखो, सबके लिए उचित अवस्था आवास की व्यवस्था करना है, उनके लिए संतुलित पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना है, निरोग रखने के लिए दवाइयों की व्यवस्था करना है, प्रजनन के लिए उचित व्यवस्था करना है। ये सभी में एक ही चीज़ होता है सर। ठीक है। अब देखना इसमें प्रग्रहण मत्स्यन, मेरी कल्चर, जल संवर्धन में क्या अंतर है, तीनों चीज़ समझते हैं। तो पहले प्रग्रहण मत्स्यन समझते हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों से, प्रग्रहण का मतलब प्राकृत समझना है, प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ने की विधि प्रग्रहण मत्स्यन कहलाती है। इसमें तालाबों, नदियों तथा समुद्रों से पारंपरिक तरीकों से मछलियां पकड़ी जाती हैं। इससे मछली उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। फिर मेरी कल्चर क्या होता है? तो यह मत्स्य पालन, मछली पालन की एक विधि है जिसके द्वारा समुद्र में मछलियों का संवर्धन किया जाता है। मेरी कल्चर कहलाता है। इसमें आर्थिक महत्व की मछलियों का संवर्धन किया जाता है, जिनसे पैसा मिल सके ऐसी मछलियों को पाला जाता है। फिर जल संवर्धन, तो ताज़ा जल स्रोत जैसे नाले, नदियाँ, तालाब, पोखर आदि में जहाँ प्रग्रहण विधि से मत्स्य उत्पादन अधिक नहीं होता, वहाँ संवर्धन द्वारा अधिक मत्स्य पालन उत्पादन किया जाता है। इस प्रणाली को जल संवर्धन कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं मछली पालन की विधियाँ हैं। प्रग्रहण में मछली हमको डालना नहीं है, तालाबों से केवल मछलियों को, नदियों से पकड़ना है, प्राकृतिक स्रोतों से। मेरी कल्चर में हम समुद्र में मछलियों को पालते हैं और फिर उनको पकड़ते हैं, उनको बढ़ाते हैं। और जल संवर्धन में वहाँ भी हम मछली को पालते हैं, पर समुद्र में नहीं, तालाब में, नदी में पालेंगे और वहाँ पकड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों में अंतर होता है। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बड़े प्रश्नों को लिख के देखना है।